आज ये पॉलीमर का हम लोग का थर्ड और लास्ट क्लास है। पिछले दो क्लासेस में हम लोग क्या क्या क्लास पढ़े जो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के कौन कौन से टाइप हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इनके बारे में। पिछले क्लास का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो 3 स्टेप में पूरा होता था, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। अब आज थर्ड और ये लास्ट क्लास में हम लोग पॉलीमर के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे कि कैसे वो स्ट्रक्चर लिखा जाता है। वैसे अगर आप बुक में देखे होंगे तो स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा है और लगेगा कि क्या इतना बड़ा याद रखना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। याद करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो 2 स्लाइड है, एक करीब करीब क्वेश्चन आपका इसी में कवर हो जाता है। यहाँ ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही अलग करके यहाँ पर बनाए हैं। ये होमोपॉलीमर है, ये कोपॉलीमर है। थोड़ा सा याद दिलाते हैं। होमोपॉलीमर वैसे पॉलीमर को कहते हैं जो आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से बनता है, यानी कि जिसमें एक ही तरह का मोनोमर होता है। जैसे उसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ इसके मोनोमर हो गए, यहाँ पर इसके पॉलीमर हो गए और इस जगह पर उसका यूज हो गया। और जनरली आप देखोगे तो क्वेश्चन वैसे ही रहता है, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। तो ये इस तरीके से ये मोनोमर और पॉलीमर का हुआ। कोपॉलीमर ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही बनता है, लेकिन इसमें 2 मोनोमर रहते हैं। जैसे बुना एस में ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरिन, और बुना एन में ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। तो इस टेबल को आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लो, इसको याद रखना है, ठीक है, कि मोनोमर कौन सा है और पॉलीमर कौन सा है। तो एडिशन पॉलीमर का ये 2 टाइप हो गया, एक हो गया आपका होमोपॉलीमर और दूसरा हो गया कोपॉलीमर। दूसरा टाइप होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसके मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर के पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, यानी कि या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जबकि इस वाले पार्ट में उनके साथ में फंक्शनल ग्रुप होता है और अल्कोहल, वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ये साथ जो है वो कौन कौन पॉलीमर है, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नोवेलैक, ये सारे के सारे, इनका यूज भी यहाँ पर ये दिया हुआ है। और ये पार्ट, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 सीट जो आपका सफिशिएंट। जनरली आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो वो पार्ट दिया हुआ रहता है। हाँ, कभी डिफिनेशन वगैरह और स्ट्रक्चर दिया तो जिसके बारे में आज हम लोग सीखें। यानी सबसे पहला काम होगा आपको ये मोनोमर और पॉलीमर याद कर लेना। तो लिखोगे 1 से 2 बार में, तो उसके बाद में फिर आपको याद आ जाएगा। बाद में आप कॉपी कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, मोनोमर का स्ट्रक्चर पहले सीखेंगे कि मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर मोनोमर के स्ट्रक्चर में कुछ एक का हम नाम भी दे दिए हैं उसके साथ में। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मोनोमर, अगर मोनोमर का स्ट्रक्चर हम लोग याद कर लेंगे तो देखो पॉलीमर लिखना आसान हो जाएगा। देखो तो अगर मोनोमर इथीन है तो पॉलीमर क्या बनता है, पॉलीथीन। अगर मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन है तो पॉलीमर क्या बनता है, टेफ्लॉन। पता नहीं कितनी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है, सीबीएसई में भी जब सिलेबस था वहां पर भी, कि नेम द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है बर्तन के ऊपर में नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने के लिए। इसके यूजेज में भी देखोगे आप तो यहाँ यूजेज में भी लिखे हैं नॉन स्टिक सरफेस, गैस्केट, ये सब बनाने में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन कोटिंग किया जाता है पेंट प्रोटेक्शन में भी। नई गाड़ी वगैरह आप खरीदते हैं तो दुकानदार बोलेगा, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, कि सर इसके ऊपर में टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए, सेरामिक कोटिंग करवा लीजिए। तो ये टेफ्लॉन कोटिंग क्या करता है, एक साइन लेयर बना देता है और थोड़ा हार्ड होता है, ताकि स्क्रैच वगैरह लगे तो डायरेक्ट आपके पेंट पर ना लगे, सबसे पहले जो है वो आपके अपर पार्ट पर लगे टेफ्लॉन कोटिंग पर। बहुत ज़्यादा गहरा स्क्रैच है तो जब टेफ्लॉन हटेगा तब फिर आपका पेंट हटेगा बॉडी से, तो वहाँ पर। तो ये इस तरीके से ये मोनोमर और ये पॉलीमर है। तो मोनोमर अगर हम याद कर लिए, उसका स्ट्रक्चर दिमाग में है, तो पॉलीमर का मेथड बता देंगे, वो बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इनके बारे में कुछ एक का तो आपको ध्यान में भी होगा। इथीन अंडर 10th क्लास तक में, इथीन कहने का मतलब जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ईथ का मतलब क्या होता है, यहाँ ये हो गया इथीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड और CH2, यह स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। यह है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरो यानी कि 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो इथीन में 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से, और टेट्राफ्लोरो का मतलब 2 फ्लोरीन लगा हुआ है।
यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन। इन्हीं को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें तब इन्हें लिखा जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये था इथीन और ये क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोइथीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। फिर है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल याद करना पड़ता तो उसके लिए हम बेहतर बना दिए इसको साइनोइथीन। तो इथीन का स्ट्रक्चर तो अभी आपको पता चला कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड, और साइनो यानी कि एक साइनाइड ग्रुप CN। आप यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो। तो बाकी का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, तो वहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2। तो देखो तो ये कंडेंस्ड कर देंगे तो इनका स्ट्रक्चर कैसे आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2 और इस जगह पर एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। फिर दूसरा है स्टाइरीन। अब ये भी लगता है कि इसको कैसे याद करेंगे, लेकिन जरा यहाँ गेस करो तो आइडिया लग जाएगा। ये था साइनोइथीन और ये क्या है, फिनाइल इथीन। तो फिनाइल का फॉर्मेशन होता है जब बेंजीन अटैच्ड होता है पैरेंट चेन के साथ। तो इथीन में कितने कार्बन एटम, 2, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ इसके साथ में हम लोग फिनाइल ग्रुप जोड़ दिए, ये हो गया फिनाइल। बाकी का यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। देखो तो इसको कंडेंस्ड कर देंगे तो क्या बन गया, CH, यहाँ ये बेंजीन डबल बॉन्ड और स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ठीक है। यानी आपको स्ट्रक्चर लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर इसके ये साथ में इसको याद रख लोगे। या स्टाइरीन ऐसे कॉमन नेम है, लेकिन फिनाइल इथीन लिखे तो तुरंत दिमाग में आया कि इथीन में एक फिनाइल ग्रुप डाल देना है। एक्राइलोनाइट्राइल थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करने में, लेकिन जैसे ही बोला गया साइनोइथीन, इसका मतलब इसमें इसमें साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका मतलब कि 4 फ्लोरीन लगा हुआ है, तो 2 इधर और 2 इधर चला गया। आगे कुछ और मोनोमर के बारे में देखते हैं। विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड देखो इसका स्ट्रक्चर में क्या है, क्लोरोइथीन। हमको लग रहा है कि अब क्लोरोइथीन आप लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C और यहाँ क्या जोड़ देंगे, Cl। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इस जगह पर भी हाइड्रोजन। देखो तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बन गया क्लोरोइथीन। इसका आइसोप्रीन और इसका पूरा नाम है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। तो देखो ब्यूटा यानी कि पेरेंट में कितने कार्बन एटम, 4, यहाँ 1 2 3 4, ये कर दिए। 1,3 डाइन यानी कि 1 पर डबल बॉन्ड है और 3rd पर डबल बॉन्ड। 2 मिथाइल यानी 2nd कार्बन एटम पर CH3 ग्रुप। पूरा स्ट्रक्चर देखो, 2 मिथाइल 2 पर मिथाइल। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबर लिख देते हैं, 2 3, 2 पर मिथाइल ब्यूटा 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। 1,3 डाइन, 1 पर डबल बॉन्ड और 3 पर डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट के अनुसार देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा हुआ है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके पास में 4 पूरा हो चुका है, इसके पास 3 है, 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 है तो 2 हाइड्रोजन। अब इन्हें कंडेंस्ड कर देते हैं, बोलो तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोप्रीन, इसका क्या नाम दिया हुआ है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। वो था आइसोप्रीन, उसमें था 2 मिथाइल और इसमें क्या है 2 क्लोरो। बताओ तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, CH3 की जगह पर क्या लग जाएगा, Cl। बाकी का स्ट्रक्चर उसी के जैसा, यानी कि इनका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड और CH2। ये हो गया आपका क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर। ये है प्रोपीन। तो इथीन में 2 कार्बन एटम और प्रोपीन में कितना कार्बन एटम, प्रोपीन में 3 कार्बन एटम। पेंटीन में 5 कार्बन एटम होता है। तो प्रोप में 3 कार्बन एटम, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, जहाँ मर्जी है वहाँ डबल बॉन्ड आप डाल सकते हो। यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए। अब देखो तो यहाँ कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 3, यहाँ 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन। अगले स्टेप में इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और देखो इसे आगे हम लोग क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है एडिशन पॉलीमराइजेशन में वही मेन इन्वॉल्व होता है।
तो डबल बॉन्ड के साथ में अगर कोई टर्मिनल पर आर लगा हुआ है तो उसको ब्रांच में डाल देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर ये क्या हो गया CH3। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, लीनियर ही है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड जब आगे बताएंगे कि कैसे जुड़ता है तो इसको ब्रांच में डालेंगे, इसलिए यहीं पर हम कर दिए। हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन आयुपैक नेम इसका देखो हेक्सेन 1,6 डायामाइन। तो हेक्सेन कितना कार्बन एटम 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन 1,6 डायामाइन, यानी कि 1 पर भी NH2 ग्रुप लगा हुआ है और 6 पर भी NH2 ग्रुप लगा हुआ है, बाकी सब जगह पर हाइड्रोजन डाल देंगे। तो देखो तो इसका 2 बॉन्ड पूरा हो गया, तो कितना हाइड्रोजन बाकी है 2, 4 ही बनाना है ना। इसमें बोलो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा 2, इसमें भी 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। देखो तो इसी को कंडेंस्ड करके NH2 है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H2N, बाकी क्या है CH2 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये छठा कार्बन के साथ में भी क्या लगा हुआ है NH2। और थोड़ा सा कैसे लिखा जाता है, ये CH2 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 कितनी बार में रिपीट हो रहा है 6 टाइम, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H2N और इन्हें लिखा जाता है CH2 6 और ये NH2। तो मे भी पहले आप देखते कि ये लिखा हुआ है हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, हेक्सेन 1,6 डायामाइन, तो लगता है कि ये कैसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम IUPAC से रिलेट करके बताएं कि इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से अरेंज किए और फिर उसी को, चूंकि ये CH2 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 6 बार रिपीट हुआ है तो इसलिए इसको कंबाइन करके हम लोग क्या लिख दिए CH2 6 लिख। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड कहा गया हेक्सेन डाइओइक एसिड, यानी कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हेक्सेन में, तो HOOC CH2 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 1 2 3 CH2 और C डबल, जैसे मीथेनोइक एसिड लिखते हैं तो HCOOH, एक कार्बन एटम है उसको भी नाम में काउंट करते हैं। तो हेक्सेन डाइओइक एसिड कहने का मतलब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन एटम 6, तो देखो 6 कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6। इसे भी कंडेंस करके अगर हम लोग लिखें या स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो इन्हें HO C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो इन्हें और क्या लिख सकते हैं हम लोग CH2 4 और यहाँ COO, ये हो गया आपका एडिपिक एसिड का। नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, देखो इसका स्ट्रक्चर में क्या रहा है इथेन 1 2 डाइऑल, डाइऑल कहने का मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहलिक नेचर का है, तो इथेन में 2 कार्बन एटम और डाइऑल कहने का मतलब 1 और 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो तो अगले स्टेप में इसको कंडेंस करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HO CH2 CH2 और OH, लिखा जा सकता है। यहाँ देखो टेरेथैलिक एसिड, इसका आयुपैक नेम लिखे हैं बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ C डबल बॉन्ड O OH, अगर इसका नंबर हम लोग 1 लिखते हैं तो 1 2 3 4, तो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर होगा 4 पर, C डबल बॉन्ड O, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम पर और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप फोर्थ कार्बन एटम, इसी का कॉमन नेम है टेरेथैलिक एसिड। नेक्स्ट
थैलिक एसिड, थैलिक एसिड में बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक। देखो ये दोनों में क्या फर्क है, ये था 1,4 और वहां पर क्या है 1,2। इनका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, कहीं पर भी 1,2 ले सकते हैं, लेकिन आगे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग को जो जरूरत पड़ेगा, तो अगर इसको हम लोग पोजीशन 1 मानते हैं तो ये कौन से पोजीशन पर आएगा 2, यहाँ गया C डबल बॉन्ड O OH, इधर लिखो या फिर इस साइड में भी लिख सकते हैं O OH, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और ये इसे कहा जाता है थैलिक एसिड। उसके पहले वाला था टेरेथैलिक एसिड। अब जितना मोनोमर हमारे काम का था उस सब का स्ट्रक्चर लिख लिया, एक बार देख करके लिखोगे और दूसरी बार में ऐसे ही गेस करोगे। ये प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस है तो उस तरीके से लिखोगे जो बाकी दूसरे जो है वो दिक्कत होगा। रटने की कोशिश किए जहां आराम से पहुंच जाओगे आप। जैसे अभी मोनोमर का स्ट्रक्चर लिखे, बताओ किसी में रटने का जरूरत था? हाँ, रटने का जरूरत तब पड़ेगा जब आपको बेंजोइक एसिड का फार्मूला नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि इथीन किसको कहते हैं तो रटने का जरूरत पड़ेगा, आपको ये नहीं पता है कि क्लोरो किसको कहा जाता है तो रटने का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि ये सब जो है वो अंडर 10th क्लास का बेसिक पार्ट था। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप 10th में भी, 11th नहीं भी पढ़े आप बढ़िया से तो वहाँ पर भी, बाकी फिर रिपीट करेंगे हम लोग जब 12th के तरफ में बढ़ेंगे तब। अब देखते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। सिंपल, डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है मोनोमर, मेरी तरफ में ध्यान से देखो। पॉलीमेरिक चेन में एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। अभी जैसे हमारे पास में ये 2 बॉन्ड बनना है, अभी तो हम अपने पास में हैं, तो जैसे ही बनना होगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करके जो है दोनों तरफ में हाथ फैला लेगा। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। एक इधर पकड़ लेगा और दूसरा इधर पकड़ लेगा। ऐसे ही बाकी के सारे एटम्स जो है वो करेंगे, मॉलिक्यूल करेंगे, तो उस तरफ में पॉलीमेरिक चेन का नंबर बढ़ेगा और इधर में भी पॉलीमेरिक चेन का नंबर बढ़ेगा। देखते हैं कुछ का बनाते हैं। जैसे पहला है पॉलीथीन, इसके मोनोमर कौन है, इथीन, तो पहले इथीन लिखते हैं, लिख दिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके कितने नंबर होंगे, N, N का मतलब क्या हो गया, लार्ज नंबर। अब इसका पॉलीमर बनाना है, जो एटम है वही रहेगा CH2 और CH2। हमने क्या बताया, जो डबल बॉन्ड है वो चेन बनाने के लिए क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और दोनों तरफ में फैल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, ये किधर चला गया और दूसरा इधर, और इसी को ब्रैकेट में डाल दिए ये M। थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। जैसे एक ये इथीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ये इथीन मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा ये मॉलिक्यूल है इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो रिएक्शन में होता क्या है, सब जगह का ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो है वो टूटेगा। यहाँ का ये बॉन्ड टूटा, यहाँ का भी ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ का भी ये बॉन्ड टूट गया। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो सब के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इनके पास में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये दोनों जैसे ही अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, बोलते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बोलता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करें, तो कि करना क्या है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इन्वॉल्व हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। ये भी उसी तरीके से ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, और क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ये उसी तरीके से बाकी आगे की तरफ में बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग चेन के फॉर्म में वैसे दिखाते जा रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से वो बढ़ता चला जाए। यानी कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास में चला गया। इसको होमोलिटिक फिजन कहा जाता है, और इस फिजन से अब बाकी की तरफ में ये चेन बनते चले गए। तो ये इथीन से फॉर्मेशन किसका हो गया, पॉलीथीन। अगर ये 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये CH2 वाला यूनिट जो 1000 टाइम्स में जो है रिपीट होता चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर में आपको ऊपर वाला ही लिखना, वही कंसेप्ट इसमें लिखना है। टेफ्लॉन, बताओ टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। अब ये स्ट्रक्चर लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ, CF2 डबल बॉन्ड CF2, कितना नंबर इसका, N। अभी जो सिखाए हैं वही करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, सिंगल बॉन्ड में। तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये भी पॉलीमेरिक चेन में कन्वर्ट कर गया और ये भी पॉलीमेरिक चेन में। देखो नहीं आसान लिखना,
यानी जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको तोड़ दिए, और वो तोड़ दिए तो आगे की तरफ में वो फैलता चला जाएगा। तो ये बन गया आपका टेफ्लॉन। देखो वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। अब है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो इसके मोनोमर कौन है? एक्राइलोनाइट्राइल। अब दिमाग में नहीं आ रहा है कि एक्राइलोनाइट्राइल क्या है, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एक्राइलोनाइट्राइल क्या है। देखो तो एक्राइलोनाइट्राइल किसको कहा गया है? साइनोइथीन, यानी कि इथीन में एक क्या लगा हुआ है? CN ग्रुप लगा हुआ है। तो अब जब इसका पॉलीमर बनाएंगे हम लोग तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां आ गया एक्राइलोनाइट्राइल। तो पहले एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां क्या डाल दिए? CN। कितना नंबर है? N। अब इसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखेंगे। बताओ यहां क्या लिखे? CH, नीचे में क्या? CN, यहां बताओ। वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड। अब ये एक्सपेंड कर जाएगा और यहां ये एक्सपेंड कर जाएगा। कुछ भारी कंसेप्ट रखना था कि जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सिंगल बॉन्ड। मोनोमर का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, अगला वाला भी उसी अनुसार से होगा। पॉलीएस्टाइरीन, इसका मोनोमर कौन है? अस्टाइरीन। तो अस्टाइरीन में क्या लगा हुआ था? CN की जगह पर। देखो फिर से मेन वो पार्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर वो याद रहा तो फिर बाकी का बन जाएगा। अस्टाइरीन, देखो उसमें साइनोइथीन था और स्टाइरीन को क्या कहा गया? फिनाइल इथीन। यानी कि CN की जगह पर बेंजीन रिंग बनाना है। तो बेंजीन रिंग बनाना है, अब उसको ऐड करेंगे तो अगले स्टेप में इसका मोनोमर और पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अस्टाइरीन यानी यहां आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और इस जगह पर बेंजीन रिंग। कितने नंबर हैं? N। अब इसका पॉलीमर CH, यहां बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां क्या लिख देंगे? लिखा गया। अब ये पॉलीआइसोप्रीन, इसको नेचुरल रबर कहा जाता है, और नेचुरल रबर और इसके मोनोमर कौन है? आइसोप्रीन। आप चाहो तो आइसोप्रीन जैसे उसमें हम आयुपैक नेम लिखे थे, तो आप यहाँ पर भी नीचे में भी उसका आयुपैक नेम लिख सकते हो और उसके बाद में कर सकते हो कि यहाँ कौन सा पार्ट आएगा। अब देख लेते हैं आइसोप्रीन कहाँ पर है। यहाँ आइसोप्रीन, देखो आइसोप्रीन क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से मिथाइल है। ये किस में आया है? आइसोप्रीन में। और अभी इसके बाद में आएगा सिंथेटिक रबड़ में, वहां पर आ जाएगा क्लोरोप्रीन, तो यहाँ पर 2 क्लोरो आएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर लिखेंगे और कंसेप्ट वही ध्यान में रखेंगे। पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर को कहा जाता है, मोनोमर बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। कितना नंबर? N। अब इसके पॉलीमर बनाएंगे, एटम सब वही रहेगा। यहां पर क्या लिखेंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड C, नीचे में क्या? CH3। तो देखो यहां ये डबल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, लेकिन अभी इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक इसके पास, एक इसके पास, ये तो पॉलीमेरिक चेन में यूज हो गया जो इधर लिख दिया। अभी इसका बचा हुआ है वो यहाँ रखे हैं C, इसके बाद में फिर क्या है? CH, इसका डबल बॉन्ड है, ये भी ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, और इनका जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो पॉलीमेरिक चेन में चला। अब अभी जो सिखा रहे थे वो देखो, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या बन जाएगा? बॉन्ड। यानी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर, यानी कि अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और कैसे डबल बॉन्ड बना, क्यों बना? तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो इस जगह पर ये बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया, यानी यहाँ पर ये आ गया, एटम वही रह गया CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर गड़बड़ हो गया, फिर से लिख देते हैं। अब आप समझ गए हो तो फिर बताओगे कैसे जो लिखेंगे। यानी कि सिंपल हुआ क्या, ये बॉन्ड ब्रेक किया, डबल बॉन्ड था, एक इधर चला गया, ये भी बॉन्ड ब्रेक किया, ये इधर चला गया,
इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये मिल करके सिंगल बॉन्ड की बजाय क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब बताओ यहां प्रोडक्ट में बोलो, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। ये है नेचुरल रबर जो रबर प्लांट से निकाले जाते हैं। ये व्हाइट कलर का मिल्क के लिक्विड होता है जिन्हें लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। ये गाढ़ा एकदम निकलता है, पेड़ में कट किया जाता है, वही ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते हैं और फिर बाकी इनको यूज के लायक बनाया जाता है वल्कनाइजेशन और हार्डनिंग के द्वारा, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए। यहाँ फिर अब इसको देखो, नियोप्रीन यानी कि सिंथेटिक रबर हो गया जो हम लोग बनाते हैं, वहां था उस जगह था आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, तो यहां से बन गया है आपका पॉली आइसोप्रीन। इस जगह पर है क्लोरोप्रीन, तो क्या बनेगा, नियोप्रीन। ये नाम याद रखना पड़ेगा। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर बताओ, बोलो, दिमाग पे जोड़ डालो। उसमें था 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन और ये था 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। तो यहां जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CCl, CH डबल बॉन्ड और CH2। ये क्लोरोप्रीन हो गया। इनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, अभी जो सिखाए हैं वही। बोलो ये कहाँ लिखे, यहाँ क्या लिखेंगे, CH2 CCl डबल बॉन्ड CH और यहाँ ये बन गया ना स्ट्रक्चर। तो देखिए कंसेप्ट बना ना कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कराना है, तो ये सब के सब होमोपॉलीमर थे। होमोपॉलीमर है कहने का मतलब आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर थे, कोई दूसरा नहीं जुड़ रहा था। कि जितने थे वो सब का स्ट्रक्चर बताते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग PVC कहते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है पाइप वगैरह बनाने में, हम लोग घर में यूज करते हैं तो कहते हैं PVC पाइप ले आइए। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसके मोनोमर कौन है, विनाइल क्लोराइड। अब याद करो कि विनाइल क्लोराइड क्या था, विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी हम लोग लिखे हैं, यहाँ ये देखना, विनाइल क्लोराइड। पहले मोनोमर का स्ट्रक्चर सब लिख लेना, उसके बाद में फिर मिलाओगे तब वो आ जाएगा। प्रोपीन, इथीन हो गया, टेट्राफ्लोरोइथीन, विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड क्या नाम है इसका, क्लोरोइथीन, यानी कि यहाँ पर Cl लगा हुआ है। तब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cl डाल देंगे उसके साथ में। यहाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड में अब स्ट्रक्चर तो आपके दिमाग में होगा। यहाँ पर CH Cl डबल बॉन्ड और CH2, कितना नंबर, N। अब इसका पॉलीमर बनाएंगे, बोलो क्या लिखें, बॉन्ड, फिर CH Cl, यहाँ बोलो सिंगल बॉन्ड CH2, कहाँ बन गया PVC विनाइल क्लोराइड से। पॉलीप्रीन, इसका मोनोमर कौन है, प्रोपीन, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमने आपको बताया था कि जो साइड में उसको कहाँ डाल देंगे, ब्रांच में। तो देखो ब्रांच में डाल देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3। इस तरह कितना नंबर होगा, N। पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, यहाँ चेन, बताओ यहाँ क्या लिखे, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, बन गया, ठीक है। वो जितने सारे थे वो सब के सब होमोपॉलीमर थे, यानी कि आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर थे। तो वो सब जो स्टार्टिंग में हम लोग जो लिखे थे यहाँ पर, ये जो आया था, देखो अब यहाँ मोनोमर भी हो गया लिस्ट में, पॉलीमर भी हो गया, और ये सारे पॉलीमर का हम लोग स्ट्रक्चर भी सीख, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से बनाया जाएगा। फोकस सिर्फ किसके ऊपर में करना है, कि मोनोमर कौन है उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, और वो भी IUPAC पर बेस्ड होता है। यानी कि थोड़ा सा एक दिन टाइम दोगे तो बाकी का वो लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ
कोपॉलीमर के बारे में बात करते हैं। को का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि जुड़ना, यानी कि जहां पर एक से ज्यादा मोनोमर होंगे। जैसे यहाँ है बुना एस, इसके दो मोनोमर हैं, एक ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा अस्टाइरिन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन पहले लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया। अस्टाइरिन, याद आ रहा है अस्टाइरिन में क्या था? फिनाइलिथीन, यानी कि इसके साथ में फिनाइल ग्रुप, तो यहां पर CH, ये फिनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड और CH2, इनका भी नंबर कितना होगा? N, इनका भी नंबर कितना होगा? N। अब बॉन्ड टूटेगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एटम जैसे है वैसे ही, यहीं पर पहले समझ लो, यहां का डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये चेन में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो जाएगा। यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो इधर फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इनके पास में भी इधर का बॉन्ड टूटेगा तो उधर चेन में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री। तो सोचो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये चेन में चला गया। तो इनके पास जो फ्री है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड ब्रेक किया, इनके पास जो ब्रेक किया, इनके पास अभी बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और ये चेन में बन जाएगा। देखो करते हैं यहीं से, ये पहले बॉन्ड तोड़ दिए तो यहाँ ये स्ट्रक्चर आ गया क्या? CH2, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ बोलो CH2, यह स्ट्रक्चर हो गया गुना एस का। ठीक है, इसको आप बेंजीन अगर यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन पॉलीमेरिक चेन में जाकर के, क्योंकि ये तो चेन जा रहा है, वहीं पर आएगा, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आप सोचो इसका स्ट्रक्चर याद रखना कितना डिफिकल्ट, लेकिन जब आपको पता है कि ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरिन को जोड़ना है और जोड़ने का तरीका आपको पता है, तो वहां से आराम से आप जोड़ सकते हैं। अगला भी इसी अनुसार से है, देखो बुना N, मोनोमर कौन है? ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। तो ब्यूटा 1,3 डाइन ये हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड और CH2, ये ब्यूटा 1,3 डाइन, इनका N नंबर, और एक्राइलोनाइट्राइल यानी CH, CN डबल बॉन्ड, इनका भी नंबर कितना? N। दोनों एक ही जैसा है, गुना S और गुना N। अब आप बताना तो डायरेक्ट, अब हम डॉट नहीं लिख रहे हैं, बोलो यहाँ क्या लिखें? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN CH2 N, और ये हो गया। ठीक है, ये बुना N का स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा सा कुछ एक के बारे में बात करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में और कुछ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है, यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे नायलॉन 6,6, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, नायलॉन 6 में ये 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एक्चुअली इसके जो मोनोमर देखेंगे तो दोनों मोनोमर के पास में 6 कार्बन एटम है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है नायलॉन 6,6। एक और बुक में देखोगे तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 मिलेगा, तो गेस कर सकते हैं, इसका मतलब इसके एक मोनोमर के पास में 2 कार्बन और दूसरे के पास में कितना? 6 कार्बन, इसलिए उसका नाम पड़ा था नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये पार्ट है। अब यहां देखते हैं हम लोग नायलॉन 6,6 में हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। देखो अभी ये स्ट्रक्चर लिखे थे हम लोग, NH2 हो गया और CH2 6 टाइम, याद आ रहा है NH2, और दूसरा कौन सा है? एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर ये था HO C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर 4 टाइम्स CH2 आता था, तो 4 इधर 5 और एक उधर का 6, C डबल बॉन्ड O और ये O।
इनका भी नंबर n और इनका भी नंबर n। अब इस जगह पर भी समझ लो सिर्फ कि क्या बाहर निकलने वाला है, तो इसका H और इसका क्या निकलेगा, OH। उसी तरह से पॉलीमेरिक चेन में आगे बढ़ेंगे तो यहां से भी इसका कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा, H, और इसका कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा, OH। क्योंकि ये यहां जुड़े हुए हैं तो फिर अभी इस जगह पर हेक्सामिथाइलिन डायामाइन आ जाएगा, फिर उसके बगल में एडिपिक एसिड, फिर बाकी हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, उस तरीके से। अब दोनों को जोड़ दो सबको। यहां देखो क्या बचा हुआ रह गया, NH, फिर बोलो CH2 6, फिर क्या बचा हुआ है, NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर 4, फिर C डबल बॉन्ड O। इसी को नायलॉन 6 कहा जाता है। यहां पर ये जो लिंकेज हुआ है, जो बॉन्ड बना है, जो कंपाउंड बना है, इसको अमाइड कहते हैं। तो बहुत सारे अमाइड बनते हैं, इसलिए इसे पॉलीअमाइड फाइबर भी कहा जाता है। तो नायलॉन 6 इज ऑल्सो नोन एज पॉलीअमाइड फाइबर, इसे पॉलीअमाइड फाइबर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अमाइड का फॉर्मेशन। तो ये नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर था। टेरिलीन, वहां पर तो मोनोमर था, नायलॉन एक अमाइन ग्रुप था, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो मिलकर के अमाइड बना लिए तो पॉलीअमाइड फाइबर कहा गया। इसके एक मोनोमर के पास में अल्कोहलिक ग्रुप है और दूसरे के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप ये दोनों कंबाइन कर ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उसे पॉलीअमाइड फाइबर कहा जाता है। और टेरिलीन को पॉलिस्टर भी कहते हैं, नाम सुने होंगे आप पॉलिस्टर का, तो ईस्टर ग्रुप बनता है इसलिए। इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर याद करो, इथेन 1,2 डाइऑल, ये हो गया CH2 और यहाँ OH, और दूसरा है टेरेथैलिक एसिड। अब ये स्ट्रक्चर लिखे थे थैलिक एसिड और टेरेथैलिक एसिड का, देखो यहां पर आया था टेरेथैलिक और थैलिक, देखो इस जगह पर बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको कहा गया थैलिक एसिड, और बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इन्हें कहा गया टेरेथैलिक एसिड। तो हमें यहाँ मतलब किससे है, टेरेथैलिक एसिड से। तो यहाँ ये बनाएंगे HOC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर फिर क्या होगा C डबल बॉन्ड O और ये इनका भी नंबर N और इनका भी नंबर N। अभी भी था, इसके पहले भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH बाहर निकलता है, इनका क्या बाहर निकलेगा, H। तो फिर बताओ यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, OH, और यहाँ से H। इस जगह पर भी निकला है तो एक छूट रहा है, यहाँ OH और H फॉर्मेशन किसका कर लिया, वाटर का, यहाँ प्लस NH2O लिख सकते हो यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर तो तुम बना सकते हो, बोलो क्या लिखें यहाँ, O, बोलो CH2 O, C डबल बॉन्ड O, अब फिर क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग, यहाँ बेंजीन C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका पॉलिस्टर का स्ट्रक्चर, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, NH2। तो इतने डिस्कशन से ये तो पता चल गया कि मोनोमर का स्ट्रक्चर अगर हमको पता है तो पॉलीमर बना लेंगे, क्योंकि पॉलीमर का मेथड हमें पता चल गया कि क्या करना है, इसमें किस तरीके से होता है। क्लिप्टल एक और ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा थैलिक एसिड। अभी था टेरीथैलिक एसिड और ये है थैलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी HOCH2OH, इनका नंबर कितना रखेंगे, N, और ये टेरेथैलिक है HOC डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं HOC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ इथाइलिक एसिड, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, OH, और यहाँ से भी
H और यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा ग्लिप्टल का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ क्या बचा, O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O बेंजीन C डबल बॉन्ड O यहाँ पर, और प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, पॉलीमेरिक का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बता दिए। ठीक है, तो बाकी का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो भी यहाँ डिस्कस कर दिए। आप वैसे ऐप में देखोगे तो हमें लगता है कि इसका नोट्स भी डाला हुआ है, देखना जो है वो। बाकी हालांकि पहले वाला जो था वो तो लिखवा दिए हैं, मेन ये टेबुलर फॉर्म में जो था उसको आपको नोट करना है। तो अब घर में बैठ करके एक बार वीडियो देख लेना ध्यान से, रिपीट भी हो जाएगा कि कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर कॉपी कर लेना है। तो पॉलीमर्स में इतना कुछ, आसान सा क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्कोर कर सकते हो इससे आप। और अगले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करेंगे, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और एक छोटा सा चैप्टर है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आ जाएंगे। Thanks for watching this video.